कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश। वेलकम टू चाणक्य क्लासेस। मैं हूं मुकुल दीक्षित और आज के इस वीडियो में हम 4th चैप्टर का 3rd पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे मशीनें, सरल मशीनें या फिर उत्तोलक किन्हें कहते हैं। आज का वीडियो ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मशीनें, सरल मशीनें या फिर उत्तोलक किन्हें कहते हैं। तो शुरू करने से पहले हम कुछ बल देख लेते हैं, जैसे घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल, ठीक है। तो घर्षण बल की बात करें, जब किसी वस्तु को किसी सतह पर गति कराने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। मान लें किसी वस्तु को किसी सतह पर गति कराने का प्रयास किया जाता है, तो सतह के समांतर और गति की विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जो कि गति का अवरोध करता है या गति का विरोध करता है। उसे क्या बोलते हैं हम? घर्षण बल, ठीक है। फ्रिक्शन, घर्षण बल, ठीक है। घर्षण बल बोलते हैं, जो कि गति का विरोध करता है। घर्षण बल 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है स्थैतिक घर्षण, जो सबसे अधिक होता है। स्थैतिक घर्षण, स्थैतिक घर्षण। तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करने का प्रयास करे और घर्षण बल जो हो इतना हो कि वस्तु गति ना कर पाए, तो उसको क्या बोलते हैं? स्थैतिक घर्षण। दूसरा घर्षण आता है आपका सर्पी घर्षण, ठीक है। कौन सा? सर्पी घर्षण। तो सर्पी घर्षण किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी सतह पर गति करे, यानी सतह पर आगे की ओर खिसकती जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? सर्पी घर्षण। और एक होता है आपका लोटनिक घर्षण, ठीक है। लोटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़के तो उस वस्तु की सतह और जिस सतह पर लुढ़क रही है उस सतह के बीच में लगने वाले घर्षण बल को क्या बोलते हैं हम? लोटनिक घर्षण। तो ये हो गया घर्षण बल, ठीक है। ये हो गया क्या? घर्षण। अब एक आता है अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल और दूसरा आता है अपकेंद्रीय बल। तो अभिकेंद्रीय बल का क्या होता है? जब कोई वस्तु किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रही हो, एक समान चाल से गति कर रही हो वृत्तीय मार्ग पर, तो वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसकी वजह से वृत्तीय गति संभव होती है, ठीक है। वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसकी वजह से वृत्तीय गति संभव होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। और इसकी वजह से एक त्वरण उत्पन्न होता है, जो कि बराबर होता है v²/r के, ठीक है। v²/r के एक त्वरण उत्पन्न हो जाता है वस्तु में, ठीक है, जो बराबर होता है v²/r से। अगर यहाँ से देखा जाए तो अभिकेंद्रीय बल यानी Fc सेंटीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होगा ma यानी v²/r के, ठीक है। और अगर मान लिया जाए कि इसकी कोणीय गति, जो वस्तु गति कर रही है, कोणीय गति ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा है, तो v बराबर हमें पता है क्या होता है? r ओमेगा। v बराबर r ओमेगा होता है। अगर रख दें तो Fc इक्वल टू होगा m r ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, m r ओमेगा स्क्वायर। ये होता है अभिकेंद्रीय बल और इसी की वजह से वृत्तीय गति संभव होती है, ठीक है। और एक टर्म आता है क्या? अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ठीक है। तो अगर अपकेंद्रीय बल की परिभाषा की बात करें तो अपकेंद्रीय बल वह बल है जो किसी वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के वृत्त के केंद्र से अलग दिशा में या वृत्त के केंद्र से विपरीत दिशा में एक बल कार्य करता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। वास्तव में ये कैसा बल है? ये काल्पनिक बल है, ठीक है, काल्पनिक बल है। और ये उत्पन्न होता है जड़त्व के कारण।
जड़त्व के कारण ये उत्पन्न होता है। जैसे कोई बस जा रही है और अगर वह अचानक से किसी मोड़ पर मुड़ती है तो यात्री दूसरी ओर बाहर की ओर झुक जाते हैं, ये अपकेंद्री बल के कारण होता है। और अगर दूध में से आप देखा जाए तो दूध में से क्रीम निकालते हैं, वो अपकेंद्री बल की वजह से ही दूध में से क्रीम निकालते हैं। ठीक है, अब आज के टॉपिक पे आते हैं जो कि है मशीनें। मशीनें क्या होती हैं? मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें हम कम बल लगाकर अधिक कार्य कर सकें या किसी कार्य को कम बल लगाकर ही किया जा सके, उस युक्ति को क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। ठीक है, जिस युक्ति में हम कम बल लगाएं और कार्य अधिक हो जाए या कोई कार्य हो जो कम बल लगाने पर ही हो जाए तो उस युक्ति को हम क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। अब मशीन कई प्रकार की होती हैं, तो इसमें एक टर्म आता है उत्तोलक, मशीन का ही प्रकार है उत्तोलक। ठीक है, उत्तोलक को अंग्रेजी में बोलते हैं लीवर। ठीक है, उत्तोलक। उत्तोलक किसे कहते हैं? उत्तोलक की अगर परिभाषा देखी जाए तो उत्तोलक एक छड़ है जो किसी बिंदु के परितः घूमती है। ठीक है, मशीन का ही प्रकार है तो कम बल लगा के अधिक कार्य होगा। उत्तोलक एक छड़ है जो किसी बिंदु के परितः घूमती है। ठीक है, ये दोनों सरल मशीन और उत्तोलक दोनों कार्य किस सिद्धांत पर करते हैं? कार्य किस सिद्धांत पर करते हैं? तो दोनों कार्य करते हैं बलाघूर्ण के सिद्धांत पर। ठीक है, बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं दोनों। ठीक है, बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं क्या? मशीन, सरल मशीनें या फिर उत्तोलक दोनों किस पर काम करते हैं? बलाघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अब एक टर्म आता है कि मशीन की दक्षता क्या होती है? फॉर्मूला बताइए आप। मशीन की दक्षता क्या होती है? ठीक है, मशीन की दक्षता क्या होती है? तो मशीन की दक्षता जो है, मशीन की दक्षता होती है मशीन के द्वारा कृत कार्य बटे जो उस पर बल अप्लाई किया हो, यानी लगाया गया बल, गुणा 100। तो मशीन की दक्षता निकलती है परसेंटेज में। ठीक है, मशीन की दक्षता निकलती है परसेंटेज में कृत कार्य बटे लगाया गया बल गुणा 100, या मशीन को दी गई ऊर्जा, कृत कार्य बटे मशीन को दी गई ऊर्जा। ठीक है, दी गई ऊर्जा भी लिख सकते हैं इसे, या फिर दी गई ऊर्जा गुणा 100। तो ये होती है मशीन की दक्षता। अब उत्तोलक की बात कर रहे हैं तो उत्तोलक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक होते हैं, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। ठीक है, तो हमें देखना है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हमें 3 टर्म समझने हैं। कौन कौन से? आलम्ब, आयास और भार। क्या क्या? आलम्ब, आयास और भार। ठीक है, तो देखो, आलम्ब, आयास और भार। तो आलम्ब किसे कहते हैं? आलम्ब वो पॉइंट है जिसके परितः मशीन घूमती है, जिसके परितः उत्तोलक चारों ओर घूमता है, उसे क्या बोलते हैं? आलम्ब। आयास क्या होता है? आयास यानी वह बिंदु जहां पे बल लगाया जाता है। ठीक है, बल लगाया जाता है। और भार क्या होता है? भार क्या होता है? वह भार जो मशीन द्वारा उठाया जाता है या कार्य किया जाता है, जहां पे कार्य किया जाता है। अब इसी से आपके तीनों श्रेणी के उत्तोलक होते हैं। अगर बात करें सबसे पहले आलम्ब की, और अगर आलम्ब बीच में हो, मिडिल में आलम्ब हो, बीच में आलम्ब हो, तो किस श्रेणी का उत्तोलक होगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगर आलम्ब बीच में हो तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, और अगर बात करें द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की, तो अगर भार बीच में हो तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। ठीक है, अगर भार बीच में हो तो द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। और अगर बात करें तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की, तो अगर आयास बीच में हो तो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। जब आयास बीच में हो। ठीक है, आयास बीच में हो। तो अब बात कर लेते हैं
तीनों श्रेणी के उत्तोलक की उदाहरण की। तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देखो आप, जैसे कैंची है, आलंब बीच में होता है, ठीक है। प्लास है, आलंब बीच में होता है। संसी है, आलंब बीच में होता है। अगर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो भार बीच में होना चाहिए, जैसे सरौता है, ठीक है। सरौता द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, जैसे सरौता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। जैसे नींबू निचोड़ने की मशीन है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, ये द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आता है। अब बात करें कि तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या आते हैं, तो तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या, आयास बीच में होना चाहिए, जहां पे बल लगाया जा रहा है वो आयास बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे खेत जोतने का हल, खेत जोतने का हल, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। खेत जोतने का हल, ये तृतीय श्रेणी के उत्तोलक का उदाहरण है। आज के वीडियो में इतना ही कवर करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।